हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो क्या देखते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड मतलब होता है तनु अम्ल। आज हम देखते हैं कि मेटल तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। जो हमने एक श्रेणी बताया था उसको आप लोग याद कर लिए होंगे या फिर नहीं किए हो तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। इसको याद कर लो। ठीक, इसका एक आगे भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें मेटल का जो सॉल्यूशन होगा उसके साथ रिएक्शन। तो पहले हम इसका देख लेते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो H2SO4 यानी किसी भी तनु अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग पहला पोटेशियम धातु है। ये क्या होता है, काफी एक्टिव मेटल है। ठीक, क्या करता है H2SO4 तनु H2SO, जितने भी यहाँ पर अम्ल होंगे सब क्या होंगे, डाइल्यूट होंगे। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। ठीक, तो पोटेशियम क्या होगा, तनु H2SO4 के साथ क्रिया करके उसका एक सल्फेट बना लेगा, मतलब पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो जितने भी यहाँ पर आप H2SO4 देख रहे हैं सब क्या है, सब डाइल्यूट एसिड है। ठीक, सब तनु अम्ल है। और जितने भी ये सब मेटल्स है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, सब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सेम इसी तरह क्या होते हैं, सभी HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर सोडियम देख लेते हैं, सोडियम क्या करता है, HCl के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, NaCl और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह कैल्शियम HCl के साथ रिएक्शन करेगा। जितने भी HCl सब डाइल्यूट हैं, तनु अम्ल है। ठीक, क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर आयरन के साथ रिएक्शन कराएं तो HCl टेंड्स टू FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए बच्चों, यहाँ से H2SO4 अम्ल, तनु H2SO4 अम्ल का हम जब धातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। उसी तरह आप अगर हम तनु HCl अम्ल का अगर रिएक्शन कराएं धातुओं के साथ तब भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक और अम्ल है हमारे पास HNO3। क्या ये भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। बच्चों ये जो HNO3 है, HNO3 का अगर हम पोटेशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस तो बनेगा लेकिन हमें प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं प्राप्त होगा, अभी हम बताते हैं क्यों। क्योंकि जो HNO3 है ये काफी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीकारक होता है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे H2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्या करेगा ये तुरंत क्या ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बना लेगा। ठीक, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस तो बन रही है लेकिन HNO3 इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से क्या करता है, यह H2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, H2 हाइड्रोजन गैस को। इस वजह से जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के साथ मिलके जल बना लेता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं होने देता है। ठीक, तो क्या होगा बच्चों, ये जो HNO3 अम्ल है तनु ये भी अगर हम तनु लेंगे, जो तनु HNO3 अम्ल है ये क्या करता है, ये किसी भी मेटल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ठीक, तो हम एक केस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आता है क्या HNO3 कभी भी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। इसका आंसर क्या दोगे आप, नो।
नहीं, ऐसा नहीं है, नो नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि HNO3 तनु HNO3 किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 इसका मतलब है बहुत ही तनु अम्ल, बहुत ज्यादा तनु होगा। अगर बहुत ज्यादा तनु अम्ल HNO3, जैसे अगर 1% हम HNO3 ऐसे सॉल्यूशन से यदि हम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक, तो क्या होगा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला अगर जनरल पूछ दे कि आपसे HNO3 से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कर दे क्या किसी भी कंडीशन में नाइट्रिक एसिड से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है, तो आप कहोगे नहीं होता है। कौन सा कंडीशन में होता है, जब तनु अम्ल क्या हो, बहुत ही ज्यादा तनु हो। ठीक, हाँ तो बच्चों इधर हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल है ना, सब क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे या कहें लेड से नीचे जितने भी एलिमेंट है ना, वो क्या करते हैं, वो डाइल्यूट एसिड से अभिक्रिया नहीं करते हैं। डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। नो रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। ठीक, जब ये किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तब नो हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये क्या नहीं, हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन, बस पोटेशियम से लेकर लेड तक के जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मतलब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगर लेड से नीचे जितने हाइड्रोजन से नीचे जितने भी धातु हैं वो सब डाइल्यूट एसिड से के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। बिल्कुल अभी जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये नीचे हाइड्रोजन से नीचे जितने भी तत्व हैं वो H2O से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। इसी तरह क्या होगा, हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व किसी भी अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। What happened if metal reacts with solution of other metal? ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्या होता है यदि मेटल धातु रिएक्शन करता है विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, दूसरे धातु के सॉल्यूशन से या दूसरे धातु के लवण से। ठीक, तो इसके लिए बच्चों आप लोग को बहुत जरूरी है कि ये वाली सीरीज आनी चाहिए। मैं आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। जैसे अगर इस सीरीज को आपको याद करना है, ठीक, तो ऐसे याद करिए। इसको ऐसे याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक आसान सा तरीका है। जैसे कि केदार यानी नाद, CA का, MG माली, L आलू, ZN ज्यादा, या फिर फीका, PV पकाता, या छह। तो एक लाइन याद करने का है तरीका, केदारनाथ का माली आलू ज्यादा फीका पकाता है। ठीक, बाकी यहाँ से आप नीचे का अगर याद करना है तो फिर से लिख लीजिए HCU तो इसको लिखेंगे हाई कोर्ट है आपका। ठीक, तो इसको याद करने का, इसको 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लोगे कि केदारनाथ का मालिक आलू ज्यादा फीका पकाता है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा हाई कोर्ट है आपका। तो इससे क्या होगा, जितने भी मेटल हैं यहाँ पे उनकी जो सक्रियता की जो श्रेणी है आपको याद हो जाएगा। ये बहुत काम आने वाली चीज है। अगर ये पता नहीं रहेगा तो फिर ये जो टॉपिक है ना उसको समझे, तो इसको अगर आप सीरीज को अगर याद कर लोगे तो ये बहुत ही आसानी से समझ सकते हो इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब
ठीक, तो अब हम चले एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक हम लिख लेते हैं रिएक्शन इधर, Fe प्लस CuSO4 टेंड्स टू FeSO4 प्लस Cu। अगर इसी को उल्टा लिखे Cu प्लस FeSO4 प्लस टेंड्स टू CuSO4 प्लस Fe। ठीक, अगर बच्चों कोई पूछे आपसे कि कौन सा रिएक्शन इसमें से सही है या कौन सा अभिक्रिया वाला रिएक्शन पॉसिबल है, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है, तो इसको कैसे बताओगे? तो यही सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से बता सकते हो। देखते हैं, जैसे ये कोई कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक, उसका क्या करते हैं, उस विलयन में अगर हम आयरन की रॉड को या आयरन के टुकड़े को अगर डालते हैं तो बताओ रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या आयरन इस कॉपर से ऊपर स्थित है या नीचे स्थित है, यानी ज्यादा सक्रिय है या कम सक्रिय है। तो देखो बच्चों, आयरन यहाँ पे स्थित है और कॉपर यहाँ पे स्थित है। तो आयरन क्या है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ज्यादा एक्टिव है। तो क्या करेगा, ज्यादा एक्टिव होने की वजह से ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है इसमें से जो आयरन है ना, ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, यानी इसको हटा देगा। तो देखो यहाँ पर हटा के क्या किया, फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया, मतलब कॉपर को अलग करके अपना विलयन बना लिया। ठीक, इस वाले में कॉपर है या फिर सल्फेट, यानी फेरस सल्फेट का विलयन है कोई, उसमें कॉपर के टुकड़े को डाला जाता है। तो अब पता करना है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो देखो बच्चों, क्या कॉपर अगर आयरन से ज्यादा एक्टिव होगा तो क्या ये रिएक्शन होगा, अगर कॉपर इससे कम एक्टिव होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो देखो बच्चों, कॉपर क्या आयरन से नीचे है ना, तो ये आयरन से कम सक्रिय होगा। आयरन से कम सक्रिय होने की वजह से क्या करेगा, ये आयरन को उसके विलयन से बाहर नहीं कर पाएगा, अतः ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्या बताओगे इसका रीजन? क्योंकि कॉपर जो है आयरन से कम एक्टिव है, इस वजह से कॉपर आयरन फेरस सल्फेट से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों, रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ट्राई करो, देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले इसको ट्राई करने से पहले याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जिंक जो है कॉपर से कम एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है। तो सक्रियता श्रेणी में देखते हैं, जिंक कहाँ स्थित है, जिंक यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पे। तो जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा एक्टिव है, अतः ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है। तो ये क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन, ये जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, यानी ये रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक, अगर इसी का उल्टा कर दें हम, अगर हम इसी का उल्टा कर दें, Cu का रिएक्शन करा दें जिंक सल्फेट के साथ। ठीक, तो ये क्या बनाएगा, CuSO4 प्लस Zn। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बच्चों? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है ये जिंक से सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित है, इस वजह से क्या होगा, यह जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक, अतः ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एक लास्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे Cu प्लस ZnCl2 टेंड्स टू CuCl2 प्लस Zn। ये रिएक्शन देख के बताइए आप लोग, क्या है पॉसिबल है? देख लेते हैं, कॉपर जो है जिंक के साथ क्या है, जिंक से ऊपर स्थित है या नीचे, नीचे स्थित है। इस वजह से क्या होगा, कॉपर कम सक्रिय है, इस वजह से इसके विलयन से ये जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अतः ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, CuCl2 प्लस Zn टेंड्स टू ZnCl2 प्लस Cu। ये रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से क्या है, ज्यादा सक्रिय, इस वजह से कॉपर के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। थैंक यू।